Hello, my dear students. In this lecture, we are going to see one previous year GATE numerical. This question was asked in GATE 2021 in forenoon session, that is morning session. Now, basically, this question was asked on the casting. तो देखते हैं आप क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन था सिंपल बहुत. Now here question is a true centrifugal casting operation. तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है उन्होंने? Here the true centrifugal casting operation is given. Now needs to perform horizontally. अब ये ऑपरेशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है, राइट. अ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म हॉरिजॉन्टली टू मेक कॉपर ट्यूब सेक्शंस with outer diameter of 250 mm and inner diameter 230 mm. Now here हमें कॉपर ट्यूब बनानी है जिसका आउटर डायमीटर DO रखना है 250 mm, राइट, एंड उसका इनर डायमीटर बनाना है DI 230 mm, राइट. तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होनी चाहिए, राइट. तो दे रखा है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे उन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू भी दे रखी है विच इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन इफ जी फैक्टर, नाउ जी फैक्टर क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइड बाय वेट. तो यहाँ पे लिख के भी आया है क्वेश्चन में, राइट. ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख के आया है, तो बहुत अच्छा ही है. इफ जी फैक्टर रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द वेट ऑफ 60 इज यूज्ड फॉर द कास्टिंग द ट्यूब. तो यहाँ पे जी फैक्टर, जो जी फैक्टर होगा या जी रेशियो होगा, ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइड बाय वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज गिवन 60, राइट. देन द रोटेशनल स्पीड रिक्वायर्ड इज, यहाँ पे यूनिट दे रखा है रोटेशनल स्पीड का आरपीएम, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, हियर we have to find rotational speed in rpm, that is n in revolution per minute, right. एंड नियरेस्ट इंटीजर की तरफ उसको राउंड ऑफ करो, ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है, राइट. तो चलो फाइंड करते हैं n को. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कैन आई से हियर this g factor which is nothing but centrifugal force divided by weight, therefore this g factor is nothing but centrifugal force divided by weight, and centrifugal force is nothing but mr omega square. हर किसी को ये फॉर्मूला मालूम है स्कूल लेवल से, या आपकी 10 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो इस फॉर्मूला को. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय वेट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मास कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जी फैक्टर का फॉर्मूला क्या बचेगा फिर यहाँ पे? जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय जी, राइट. नाउ हियर यहाँ पे ये केयर लेना है आपको, जो आर होगा ये आउटर रेडियस लेनी होती है. एज पर आईआईटीज और एज पर गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आर होगा आपको आउटर रेडियस लेनी होती है. तो आउटर रेडियस जो आर होगा ये क्या होगा? आउटर डायमीटर डिवाइड बाय 2. आउटर डायमीटर उन्होंने दे रखा है 250 डिवाइड बाय 2, तो आर आएगा 125 mm, राइट. आर आएगा 125 mm. लेकिन बच्चों इस फोर्स में अगर आपको फोर्स कैलकुलेशन करना है तो फोर्स कैलकुलेशन में फोर्स न्यूटन होता है ना, तो उस न्यूटन में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए. तो यहाँ पे पुट करते समय ये यूनिट बैलेंस करना बहुत जरूरी है. तो आर आपको लेना है 0.125 मीटर. तो आपको यहाँ पे पुट करना है मीटर में, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. एंड जैसे कि ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आपने आंसर निकाला है वो चेक भी नहीं कर सकते ऑप्शन देख के. तो आंसर गलत मत पुट करना, नहीं तो पूरे 2 मार्क चले जाएंगे. तो आर आपको मीटर में लेना है, राइट. एंड ओमेगा निकल जाएगा, जी दे रखा है, जी फैक्टर दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल जी, राइट. तो पुट करो यहाँ पे, जी फैक्टर दे रखा है 60, रेडियस हमने निकाला 0.125 इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 10. क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर इस क्वेश्चन में से हम ओमेगा स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आएगा 60 इंटू 10 डिवाइड बाय 0.125, जो कि आता है दिस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4800. तो इस इक्वेशन को अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी इन रेड पर सेकंड, ओमेगा ये रेड पर सेकंड में होता है, इसका अगर स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 69.282. इट विल बी इन रेड पर सेकंड. दिस आंसर विल बी इन रेड पर सेकंड. बट माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर आस्किंग रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम. ये रेड पर सेकंड में नहीं पूछा है क्वेश्चन में, उन्होंने ईएन पूछा है. तो हम ईएन के लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, राइट. ओमेगा तो हमने निकाला, ओमेगा निकालने के बाद हम ईएन के लिए सॉल्व करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ईएन क्या होता है? नाउ हियर दिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज नथिंग बट 2 pi n upon 60, right. Angular velocity omega is equal to
2 पाई n डिवाइड बाई 60, राइट। तो इस इक्वेशन में अगर आपने ओमेगा को रेड पर सेकंड में, एंगुलर वेलोसिटी को रेड पर सेकंड में पुट किया तो जो रोटेशनल स्पीड आएगा वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में आएगा, राइट। तो पुट करो यहाँ पे, देयरफॉर n will be equal to 60 ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। तो लेट अस पुट द वैल्यूज, देयरफॉर 60 into 69.282 डिवाइड बाय 2 पाई। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 661.59 एंड दिस विल बी रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आपको n मिल गया, रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इंटीजर की तरफ आपको राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, राइट। इंटीजर मतलब पूरा नंबर लिखना है आपको। तो n इज इक्वल टू 662 आरपीएम, ये नियरेस्ट इंटीजर होगा, राइट। तो ऑलरेडी यूनिट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे। तो आपको जो आंसर टाइप करना है वो 662 टाइप करना है। तो आपने अगर 662 टाइप कर दिया तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे। Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical which was asked on GATE 2021 for production subject. This question was asked in GATE 2021, means this is a recent year GATE question, and the question was asked on the production. Let us see the question. The question is the correct sequence of machining operation to be performed to finish a larger diameter hole through hole is. Now इसका मतलब समझ लो दोस्तों, आपको क्या करना है, थ्रू होल बनाना है, मतलब प्लेट के आर पार होना चाहिए एंड उसका लार्जर डायमीटर है। अब ये लार्जर डायमीटर का थ्रू होल बनाने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ऑपरेशन का, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहले समझते हैं लार्जर डायमीटर का होल बनाना है तो पहले तो आपको उसको एक इनिशियल होल देना पड़ेगा। तो जो इनिशियल होल डालते हैं हम उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें करना होगा ड्रिलिंग फॉर इनिशियल होलिंग, राइट। एंड एक बार ड्रिलिंग हो गया तो उसके बाद आपको करना होता है बोरिंग। उसके बाद करना होता है आपको बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है हम उस होल साइज को एनलार्ज करते हैं। जो होल साइज होगा अगर उसको बड़ा करना है तो हम बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टू अचीव डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड टॉलरेंसेस वी डू रीमिंग। अब उसके बाद हम करते हैं रीमिंग। उसके बाद सबसे लास्ट में हम करते हैं रीमिंग। एंड रीमिंग का पर्पज क्या है, टू कंट्रोल डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड टॉलरेंसेस। तो रीमिंग होता है फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशन। तो सबसे पहले आपको ड्रिल करना पड़ेगा, एक होल डालना पड़ेगा वहां पे, उसका मतलब ड्रिल करना होगा। उसके बाद उस होल को थोड़ा सा एनलार्ज करने के लिए बोरिंग करना पड़ेगा एंड फिनिशिंग ऑपरेशन होगा रीमिंग। तो ये ड्रिलिंग, बोरिंग एंड रीमिंग ये करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आपको दिखेगा ऑप्शन बी, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical on production topic which was asked in GATE 2021. In this lecture we are going to see one previous year GATE numerical. This question was asked in GATE 2021 on production engineering, that is again on rolling topic, right. And this question was asked in morning session, that is forenoon session. Now let us concentrate on this question. Let us solve this question. The question is a 200 mm wide plate. Now my dear students, here the width of plate is given 200 mm. Therefore generally in rolling operation the width is represented by b. Therefore it is given by 200 mm, right. A 200 mm wide plate having thickness 20 mm, right. Now यहाँ पे उसकी thickness दे रखी है तो ये उसकी initial thickness होगी। thickness 20 mm means this is the initial thickness. तो दोस्तों initial thickness let us say I will represent by hi, initial thickness by hi, which is about 20 mm, right. Then is fed through a rolling mill with two roller. तो यहाँ पे रोलिंग मिल है, उसके अंदर इस प्लेट को डाल दिया। अब शायद इसकी थिकनेस कम करनी होगी। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। द रेडियस ऑफ ईच रोलर इज 300 mm. नाउ हियर द रेडियस ऑफ रोलर इज आल्सो गिवन। तो रोलर की रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है 300 mm, r इज इक्वल टू 300 mm, राइट। आफ्टर दैट द प्लेट थिकनेस इज टू बी रिड्यूस टू 18 mm. अब प्लेट थिकनेस थी पहले 20 mm, अब उसको बनाना है 18 mm। अब उसको कॉम्प्रेस करना है प्लेट थिकनेस को, राइट। तो पहले HI थी, अब HO, राइट। हियर HF, लेट अस से फाइनल प्लेट थिकनेस HF विल बी इक्वल टू हमें 18 mm बनाना है, राइट, इन वन पास यूजिंग अ रोलर स्पीड ऑफ 50 RPM। अब एक ही पास में जिस रोलर की स्पीड n इज इक्वल टू 50 RPM होगी उसकी मदद से हमें यहाँ पे RPM होगा 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट, राइट।
ना उसकी मदद से हमें जो थिकनेस थी पहले 20 mm, अब उसको करना है 18 mm, राइट। देन द स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट के ऑफ द वर्क मटेरियल फ्लो कर्व इज 300 MPa। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट दे रखा है, स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका यूनिट होता है मेगा पास्कल। 300 मेगा पास्कल इज गिवन, देयरफॉर हियर वी कैन राइट द स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट के इज इक्वल टू 300 मेगा पास्कल, राइट। आफ्टर दैट and the strain hardening exponent n is 0.2. The strain hardening exponent is represented by small n which is given as 0.2. यहाँ पे उन्होंने उसकी वैल्यू दे रखी है। Then the coefficient of friction between the roller and the plate is 0.1. तो प्लेट एंड रोलर के बीच का फ्रिक्शन भी दे रखा है। इसका सिग्निफिकेंस है दोस्तों, अगर फ्रिक्शन दे रखा है तो जो फोर्स होगा तो उसका फॉर्मूला फ्रिक्शन की हिसाब से लिखना पड़ेगा। देखते हैं हम आगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1। इफ द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू परमिट द रोलिंग ऑपरेशन, अब यही फ्रिक्शन सफिशिएंट है रोलिंग करने के लिए, मतलब 20 mm थिकनेस से 18 mm तक जाने के लिए। इज सफिशिएंट टू परमिट द रोलिंग ऑपरेशन, देन द रोलर फोर्स विल बी इन किलो न्यूटन, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, राइट। अब तो उस केस में रोलिंग फोर्स एफ कितना होना चाहिए, किलो न्यूटन में, राइट। तो दोस्तों हमने इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो रोलिंग फोर्स क्या होता है? The rolling force, to find rolling force we have formula. This rolling force is equal to, we have 2 by root 3, the formula is 2 by root 3 into b into under root of r into delta h। अब सबका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश करो। into sigma नॉट एवरेज, राइट, into 1 plus mu under root of r delta h divided by here hi plus hf. This was the formula to find the here formula था हमारा रोलिंग फोर्स निकालने का, इन रोलिंग ऑपरेशन टू फाइंड द फोर्स, दिस वाज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आंसर आता था न्यूटन में। तो दोस्तों इस फॉर्मूला में बी क्या होता है? बी विड्थ होता है, विड्थ ऑफ प्लेट जो कि गिवन है। आर इज रेडियस ऑफ रोलर, अगेन जो कि गिवन है। डेल्टा एच, हियर डेल्टा एच मतलब चेंज इन थिकनेस, पहले थिकनेस 20 mm था, अब 18 mm बना, मतलब 2 mm से चेंज हुआ ना, तो कितना कंप्रेस किया हमने, वो होता है डेल्टा एच। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है दोस्तों। जैसे कि ये रूट में है तो रूट में निगेटिव वैल्यू मत लिखना, नहीं तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा एच मतलब बड़ी वैल्यू मैंने छोटी वैल्यू करनी होती है हमें, तो यहाँ पे 20 - 18 करना होगा जो कि 2 आएगा, इंटू सिग्मा नॉट एवरेज, इसको हम बोलते हैं एवरेज फ्लो स्ट्रेस, राइट। उसके बाद म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोलर एंड द प्लेट, आर इज रोलर रेडियस, डेल्टा एच अगेन अभी समझाया मैंने थिकनेस का डिफरेंस, एच आई इज इनिशियल थिकनेस, एच एफ इज फाइनल थिकनेस। अब इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आंसर न्यूटन में चला आएगा, लेकिन उन्होंने किलो न्यूटन में पूछा है, तो इससे जो आंसर आएगा उसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बेसिक आइडिया आपके पास होगी, राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सारी वैल्यू दे रखी है, अगर आप देखते हो ठीक से तो सारी वैल्यू दे रखी है, सिर्फ सिग्मा नॉट एवरेज इज नॉट गिवन, एवरेज फ्लो स्ट्रेस इज नॉट गिवन। तो अपने पास एक एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालने का भी फॉर्मूला है। तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं एवरेज फ्लो स्ट्रेस, which is nothing but this formula is given as strength coefficient K into true strain power n, ट्रू स्ट्रेन है ET का मतलब ट्रू स्ट्रेन पावर n divided by 1 plus n, divided by 1 plus n. This is a formula to find average flow stress, right. अब n का मतलब क्या है? n is nothing but hardening exponent, right. hardening exponent का मतलब n and ET is true strain, right. तो दोस्तों पहले यहाँ पे एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम फोर्स निकाल पाते हैं। तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालने के लिए फिर से के की जरूरत है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, राइट। यहाँ पे स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट गिवन है, एन दैट इज हार्डनिंग एक्सपोनेंट गिवन है, तो पहले ट्रू स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें ये ट्रू स्ट्रेन हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा था और प्रोडक्शन में भी पढ़ा था। नो ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट ln ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। True strain is ln of 1 plus engineering strain, and engineering strain is nothing but change in thickness divided by original thickness, right. Original thickness is hi, right. Change in thickness is nothing but अब thickness कितने से चेंज हुआ है, पर अब चेंज यहाँ पे जब आप स्ट्रेन निकालोगे तब दोस्तों स्ट्रेन निगेटिव में हो सकता है, तो चेंज लेते समय यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लेना है, इसका ध्यान जरूर रखना, hf minus hi divided by hi, right. Therefore this engineering strain will be equal to hf is, तो फाइनल थिकनेस कितना बना था 18, पहले था 20, तो निकाल लो इसको,
So 18 minus 20 divided by 20, which is nothing but if I solve this, it will become minus 0.1. It will become minus 0.1. दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन. अब ये ट्रू स्ट्रेन नहीं है. अब ट्रू स्ट्रेन बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन. अब ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज माइनस 0.1. राइट. तो दोस्तों यहां से हम निकाल सकते हैं ट्रू स्ट्रेन. तो लेट अस से ट्रू स्ट्रेन मैं निकालता हूं यहां से. तो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों? राइट. तो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू ln ऑफ 0.9. अब इसकी वैल्यू अगर कोई निकालता है तो वैल्यू मिलेगी माइनस 0.10536. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेन. तो दोस्तों यहाँ पे निगेटिव का साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो जब आप फॉर्मूला यूज करो, गो बैक टू द फॉर्मूला. राइट. यहाँ पे जब आप फॉर्मूला यूज करो तब निगेटिव पावर नहीं लिखना है दोस्तों, नहीं तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ये निगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे कॉम्प्रेशन है. पहले डायमेंशन बड़ा था 20 mm, बाद में डायमेंशन बन गया 18 mm, मतलब डायमेंशन कम हुआ तो कॉम्प्रेशन है. अगर कॉम्प्रेशन होगा तो स्ट्रेन निगेटिव आना चाहिए. बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे. तो ये ट्रू स्ट्रेन आपको आगे जाके क्या लिखते हैं? 0.10536 एंड इट इज कॉम्प्रेसिव. इट इज कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेशन. राइट. एंड दोस्तों जैसे कि स्ट्रेन कॉम्प्रेशन होगा तो जो एवरेज फ्लो स्ट्रेस होगा वो कॉम्प्रेसिव होगा. एंड दोस्तों हम फ्लो स्ट्रेस उसी को बोलते हैं जो कॉम्प्रेशन में होगा. सीधी सी बात है. तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एग्जाम में अगर ये गलती करते हो तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत हो जाएगा. राइट. अब ये एवरेज फ्लो स्ट्रेस जो निकाल रहे हैं हम, एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ही निकाल रहे हैं. तो इसके कारण हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होगी यहाँ पे. राइट. तो हमने ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला निकाल लिया. तो चलो हम एवरेज फ्लो स्ट्रेस को निकालते हैं. राइट. यहाँ पे हमने आपके सामने फॉर्मूला रख दिया है एवरेज फ्लो स्ट्रेस का. राइट. ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख दो इसके अंदर. तो दोस्तों यहाँ पे सिग्मा नॉट एवरेज इज इक्वल टू, हियर के इज नथिंग बट स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू दे रखी है 300 MPa. तो पुट करो यहाँ पे. अगर के को MPa में पुट करते हो तो ये सिग्मा भी MPa में ही आ जाएगा. राइट. देयरफॉर इनटू ट्रू स्ट्रेन इज 0.10536 पावर n. n is given 0.2. Right. This n is nothing but hardening exponent which is given 0.2. Therefore power 0.2 divided by 1 plus n is 0.2. Now if I simplify this, then I will get this average flow stress as 159.4 MPa. This will be the average flow stress. Now this average flow stress is required to find force. Now यहाँ पे force के फॉर्मूला में सारी अब वैल्यू अपने पास है. तो let us put these all values. Now my dear students, let us put all the values in this force formula, and from these values I will get force in Newton. Right. Now here, therefore this force F is equal to 2 by root 3 into B. Width is given 200. Right. Therefore width is 200 into under root of radius of roller is 300 and delta H. Delta H is nothing but difference. अब अंडर रूट के अंदर डिफरेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए. तो 20 माइनस 18 पॉजिटिव डिफरेंस लिखना होगा दोस्तों आपको. राइट. ये 300 इंटू ये 20 माइनस 18, अंडर रूट के अंदर निगेटिव डिफरेंस मत लिखना, नहीं तो इमेजिनरी नंबर चला आएगा. इंटू सिग्मा नॉट, अभी निकालता एवरेज फ्लो स्ट्रेस विच इज नथिंग बट 159.4. राइट. इंटू 1 प्लस म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.1 इंटू अंडर रूट ऑफ, अभी आर लिखा था 300 इंटू डेल्टा एच, अभी लिखा था जैसे कि अंडर रूट के अंदर है तो इसको 20 माइनस 18 लिखना है, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है. तो 20 माइनस 18. राइट. होल डिवाइड बाय इनिशियल थिकनेस वाज 20, फाइनल थिकनेस इज 18. राइट. तो इससे आपको मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू. तो लेट अस फाइंड द फोर्स एंड टेल मी योर आंसर. यहां से फोर्स की वैल्यू निकल आती है. फोर्स इज इक्वल टू 959,826.54 न्यूटन. अब ये फोर्स न्यूटन में चलाएगा. लेकिन दोस्तों अगर ये आंसर आप यहाँ पे टाइप करते हो तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने किलो न्यूटन में पूछा है. न्यूटन में मत पुट करना. जैसे कि उन्होंने किलो न्यूटन में पूछा है तो इसको पहले किलो न्यूटन में कन्वर्ट करो. राइट. तो उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसी आंसर को मैं 1000 से डिवाइड करता हूं तो आंसर बन जाएगा किलो न्यूटन. तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? फोर्स इज इक्वल टू 959.826 किलो न्यूटन. दिस विल बी योर आंसर. अब ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. अब इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो नियरेस्ट इंटीजर होगा 960 किलो न्यूटन. Therefore here in this bracket you have to type in this fill in the blanks, you have to type 960 for getting full marks. My dear students, इस एनालिसिस को करने के लिए मैंने जो रेफरेंस बुक यूज किया है वो कल्पक जैन है,
जो कि सबसे अच्छा रेफरेंस बुक है फॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो आईआईटी ने आंसर की दी है वो कॉन्ट्रास्ट दी है। मतलब यहाँ पे जो मैंने आंसर बताया यही आंसर होना चाहिए और इंडिया की सारी फैकल्टी यही आंसर क्लेम कर रही है। लेकिन जो आईआईटी ने आंसर की दे रखी है, उन्होंने जो आंसर दे रखा है एफ का, एफ शुड बी बिटवीन 775 टू 785 न्यूटन। न्यूटन में है, हालांकि हाँ यहाँ पे तो सॉरी किलो न्यूटन में है, यहाँ पे तो यूनिट मेंशन किया है ना उन्होंने, तो इतने रेंज में आना चाहिए 775 किलो न्यूटन टू 785 किलो न्यूटन, ये उन्होंने आंसर कोट किया है। तो दोस्तों अब 100% सॉल्यूशन जो होगा उसे 960 या 955 आएगा, जो कि सारी फैकल्टी क्लेम करेगी। और यहाँ पे सारी फैकल्टी ने मिलकर एक चैलेंज भी किया है क्वेश्चन, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपका आंसर आया है तो शायद चेंज हो सकता है, इस रेंज को शायद वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये आंसर क्लेम किया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में जैसे कि फ्रिक्शन दे रखा है और ये कोल्ड रोलिंग है, तो फ्रिक्शन कंसिडर करके बस यही फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन ये जो उन्होंने क्लेम किया है, अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को इग्नोर करता हूँ, म्यू को जीरो समझता हूँ, राइट, तो इसका मतलब इग्नोरिंग फ्रिक्शन, राइट, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन इग्नोरिंग, फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, राइट। अगर फ्रिक्शन इग्नोर करते हो तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब दोस्तों इसी फॉर्मूला में म्यू की वैल्यू जीरो मत रखना। अब ये टू बाई रूट थ्री भी टर्म नहीं आता है, फ्रिक्शन कंसिडर करने के बाद ही ये टर्म आता है। तो फ्रिक्शन अगर इग्नोर करते हो तो जो फॉर्मूला बन जाता है, तो इस फॉर्मूला में ये टू बाई रूट थ्री चला जाता है, ये टर्म निकल जाती है और ये वाली टर्म भी निकल जाती है। और बाकी रेफरेंस बुक में ऐसे भी क्वेश्चन है, राइट, इस तरह के भी फ्रिक्शन भी दे रखा है और इस तरीके से सॉल्व किए हैं, लेकिन जो कि गलत तरीका होता है। अब वो क्लेम करते हैं, हम क्लेम करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, सो आएगा। लेकिन जो क्लेम किया है आईआईटी ने, जो आंसर की दे रखी है, वो किस तरीके से सोचा होगा उन्होंने, ये मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे, राइट। तो ये सारा कट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू, तो फोर्स इज इक्वल टू एरिया दैट इज बी इंटू अंडर रूट आर डेल्टा एच इंटू सिग्मा नॉट एवरेज। अब बस ये फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स डिवाइड बाय एरिया। यहाँ पे जो एरिया होगा वो बी इंटू यल होगा, तो यहाँ पे फोर्स डिवाइड बाय बी, बी इंटू यल। एंड यल क्या होता है, यल इज नथिंग बट, जो रोलिंग ऑपरेशन में यल क्या होता है, लेंथ, लेंथ क्या होती है, आर डेल्टा एच। हमने निकाला ही, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है, राइट। तो बस यही फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पे, राइट, दैट इज, तो फोर्स क्या बनेगा यहाँ पे, तो फोर्स क्या बनेगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज बी इंटू यल, यल का फॉर्मूला हमने लिखा है, राइट। तो यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला को लिखते हैं, राइट, स्ट्रेस की फॉर्मूला को लिखते हैं, तो आईआईटी ने जो क्लेम किया था आंसर की, उसी रेंज में आंसर फॉल होगा, राइट। दैट इज सिग्मा एवरेज, एवरेज फ्लो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय बी इंटू अंडर रूट आर डेल्टा एच, राइट। देयरफॉर फ्रॉम दिस वी कैन से फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज स्ट्रेस इंटू बी इंटू अंडर रूट आर डेल्टा एच। तो सारी वैल्यूज पुट करो, एफ इज इक्वल टू, सिग्मा एवरेज की हमने वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू थी 159.4, राइट, इंटू बी दे रखा है 200, इंटू अंडर रूट ऑफ रेडियस है 300, इंटू डेल्टा एच, थिकनेस का डिफरेंस कितना, जो अपना थिकनेस कम हुआ है वो डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 18, राइट। अगर इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हो तो लगभग आंसर आ जाएगा आपका 780 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये न्यूटन में चला आया, लेकिन उन्होंने किलो न्यूटन पे पूछा है ना, तो फोर्स आएगा 780 किलो न्यूटन, राइट। अब ये आईआईटी ने जो आंसर की दे रखी है उसी रेंज में फॉल होता है, क्योंकि उन्होंने 775 टू 785 की रेंज दे रखी है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को मत समझो, जैसे कि फ्रिक्शन दे रखा है तो आपको फ्रिक्शन कंसिडर करना होगा, एंड आपका आंसर जो आएगा 960 आएगा। अब देखते हैं क्लेम करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा। Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical on production subject which was asked in GATE 2021. In this lecture we are going to see one question from the production engineering, and this question was asked in GATE 2021. Means this is the latest question. इसी साल ये क्वेश्चन आया था, जो आया था मेटल कटिंग पे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट के फैकल्टी बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो ये क्वेश्चन गलत था, डाटा मिसिंग था, या कोई गलत कोड करता है आंसर को। तो इसका इसी क्वेश्चन का आंसर आता है दोस्तों। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस होप में भी थे कि ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, अगर मैंने अटेम्प्ट किया तो मुझे मार्क मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला, हुआ भी नहीं है, इसका डेफिनेट आंसर आएगा।
तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चलो। नाउ क्वेश्चन इज एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नाउ यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज गिवन, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज गिवन, देन विथ रेक एंगल 12 डिग्री। तो रेक एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, तो उन्होंने अल्फा रेक एंगल इज गिवन 12 डिग्री, राइट। उसके बाद ऑन अ लेथ ड्यूरिंग टर्निंग द कटिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स आर। तो कटिंग फोर्स एफ सी इज गिवन 1000, यहाँ पे डाटा दे रखा है, कटिंग फोर्स 1000 दे रखा है एंड फ्रिक्शन फोर्स 600 दे रखा है। तो हम जब भी रिप्रेजेंट करते थे तो कटिंग मर्चेंट सर्कल में कटिंग फोर्स को एफ सी से रिप्रेजेंट करते थे जो कि है 1000, एंड फ्रिक्शन फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते थे जो दे रखा है यहाँ पे 600 न्यूटन। आफ्टर दैट if the chip thickness and uncut chip thickness during the turning are, अब पहले दे रखा है chip thickness, राइट, पहले उन्होंने बोल दिया है chip thickness, तो chip thickness की वैल्यू है 1.5 mm, उसके बाद है अनकट chip thickness, उसकी वैल्यू है 0.75। तो दोस्तों हम अनकट chip thickness को लिखते थे T1, अनकट chip thickness है 0.75 mm, राइट, एंड chip thickness को हम लिखते थे T2, तो उसकी वैल्यू है 1.5 mm, राइट। तो chip thick uncut chip thickness and chip thickness is given here। उसके बाद let us understand the question, then the shear force is dash dash newton round off to the 2 decimal places। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द shear force, व्हाट विल बी द shear force। तो दोस्तों shear force के लिए सॉल्व करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम मर्चेंट सर्कल वी हैव वन मर्चेंट थ्योरी, और फ्रॉम मर्चेंट सर्कल वी हैव वन रिलेशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो उस यहाँ पे मैं मर्चेंट सर्कल को ड्रॉ नहीं करने जा रहा हूँ। आई होप दैट यू आर एबल टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला और यू आर एबल टू रिकॉल दिस फॉर्मूला। अगर नहीं आता है तो जाओ मर्चेंट सर्कल देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, ये मेटल कटिंग में, तो ये आना ही चाहिए आपको। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू कटिंग फोर्स डिवाइड बाय कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे बीटा होता है फ्रिक्शन एंगल, बीटा इज फ्रिक्शन एंगल, अल्फा इज रेक एंगल, and Fc is cutting force and R is a resultant force, is equal to thrust force Ft divided by sin of beta minus alpha is equal to, अगर फ्रिक्शन फोर्स ले लिया F तो डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा, बीटा है फ्रिक्शन एंगल एंड F इज अ फ्रिक्शन फोर्स, इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ले लिया, फ्रिक्शन फोर्स की नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे आएगा cos बीटा, राइट, इज इक्वल टू शियर फोर्स ले लिया Fs, शियर फोर्स ले लिया तो यहाँ पे आएगा cos फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, राइट। एंड यहाँ पे जो फाई है ये शेयर एंगल होता है, फाई इज अ शेयर एंगल, बीटा इज अ फ्रिक्शन एंगल, अल्फा इज अ रेक एंगल। एंड अगर इसी फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल फोर्स ले लिया एफ एन, तो यहाँ पे आएगा साइन फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो ये मर्चेंट सर्कल से आप याद रख सकते हो। अब ये रिलेशन आपको याद होना ही चाहिए, दिस इज कॉल्ड फोर्स रिलेशन एज पर मर्चेंट सर्कल, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया क्या क्या है, कटिंग फोर्स दे रखा है, अल्फा दे रखा है, बीटा नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है, बीटा नहीं है, एंड ये शियर फोर्स निकालने का पूछा है उन्होंने, राइट। तो दोस्तों शियर फोर्स निकालना है तो आपको यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फा तो दे रखा है। तो चलो सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम बाद में यूज करेंगे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चिप थिकनेस रेशियो क्या था, आर इज नथिंग बट चिप थिकनेस रेशियो विच इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ अनकट चिप डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ कट चिप T1 डिवाइडेड बाय T2, ये अनकट चिप डिवाइडेड बाय कट चिप, राइट। थिकनेस ऑफ कट चिप ये नीचे होगा, अनकट चिप ऊपर होगा, राइट। तो यहाँ पे इज इक्वल टू T1 क्या है 0.75 डिवाइड बाय T2 है 1.5, जिससे कि ये आ जाएगा 0.5, चिप थिकनेस रेशियो इज 0.5। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फॉर्मूला फॉर शियर एंगल, दैट इज tan phi, tan of shear angle is equal to r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha. This formula we have, right, where this phi is shear angle, r is chip thickness ratio, alpha is rake angle, r is chip thickness ratio। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो तो आपको tan phi मिल जाएगा, tan phi is equal to r अभी निकाला 0.5, cos alpha is 12 divided by 1 minus 0.5 sin 12, राइट। तो दोस्तों इससे आपको tan phi की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी 0.5458, उससे आपको phi की वैल्यू मिल जाएगी, therefore phi will be equal to tan inverse of 0.5458, therefore this shear angle will be equal to 28.63 डिग्री। तो यहाँ पे हमने दोस्तों shear angle निकाल लिया।
अब हमें फ्रिक्शन एंगल निकालना है। अगर फ्रिक्शन एंगल निकाल दिया तो इन इक्वेशन से हमें बाकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं, फाई इज इक्वल टू शेयर एंगल इज इक्वल टू 28.63 डिग्री, राइट। तो थोड़ा फ्रिक्शन एंगल के ऊपर सोचेंगे। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट ने गलती क्या की कि यहाँ पे एक ही इक्वेशन बन रहा था लेकिन अपने पास दो अननोन थे। तो एक इक्वेशन दो अननोन तो कैसे निकालेंगे, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। लेकिन ट्रायल एंड एरर करनी थी आपको। इस क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता लेकिन आपका आंसर आ जाता। तो देखो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए, अगर रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं पहला इक्वेशन फ्रिक्शन फोर्स का इक्वेशन इक्वेट करता हूं तो क्या आएगा, देयरफॉर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू एफ सी डिवाइड बाय कॉस बीटा माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय साइन बीटा, राइट। नाउ इन इक्वेशन में रिजल्टेंट अननोन है, बीटा भी अननोन है, राइट। बीटा भी अननोन है, रिजल्टेंट भी अननोन है। तो यहाँ पे लास्ट के दो इक्वेशन को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो। तो कटिंग फोर्स दे रखा है 1000 डिवाइड बाय कॉस ऑफ फ्रिक्शन एंगल बीटा माइनस रेक एंगल 12 दे रखा है इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स है 600 डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा, राइट। तो दोस्तों यहां से बन जाता है साइन बीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 1000 विच इज नथिंग बट 0.6। बस यहीं पे आके बहुत सारे स्टूडेंट ने एंड बहुत सारे टीचिंग फैकल्टी ने भी क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब बीटा को निकाले तो कैसे निकाले, क्योंकि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। तो ये निकाले तो कैसे निकाले, दो अननोन बन रहे हैं यहाँ पे, साइन बीटा कॉस बीटा, दो अननोन बन रहे हैं यहाँ पे। तो निकाले तो कैसे निकाले एक इक्वेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना था साइन बीटा डिवाइड बाय कॉस बीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0.6। यहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर इस इक्वेशन को आप ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करते तो आपको बीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती, राइट। इसकी मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रखी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू बीटा की इस इक्वेशन से मिल जाती है 33.85। दिस विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बीटा, राइट। अब ट्रायल एंड एरर से आप 34, 35 या 33 भी लेते तो आंसर आपका सही आता, जो कि रेंज में बैठ जाता। उन्होंने गेट एग्जाम में जितनी रेंज दे रखी है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत बड़ी रेंज दे रखी है, एट द एंड आई विल स्पेसिफाई द रेंज आल्सो। तो उस रेंज में आपका आंसर डेफिनेटली बैठ जाता। तो बीटा एग्जैक्ट वैल्यू आती है 33.85 बाय ट्रायल एंड एरर। ये तो ट्रायल एंड एरर से किया है मैंने, राइट। नाउ हियर वंस यू कैलकुलेट बीटा, तो आप अब शेयर फोर्स निकाल सकते हो यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है एफसी का, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स का है एंड एफएस का है, इन तीन इक्वेशन को इक्वेट करो, किसी भी दो इक्वेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन होगा एफ सी डिवाइड बाय कॉस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड बाय कॉस ऑफ फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब कोई भी दो इक्वेशन को इक्वेट करो एफ एस के साथ, मतलब किसी भी इक्वेशन को एफ एस के साथ इक्वेट करो। लेट अस से मैं सेकंड एंड थर्ड इक्वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 600 डिवाइड बाय साइन बीटा की वैल्यू अभी निकाले हमने 33.85 विच इज इक्वल टू एफ एस डिवाइड बाय कॉस फाई था 28.63 प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 33.85 माइनस अल्फा था 12, राइट। तो यहां से सिर्फ एफ एस ही अननोन है, तो सॉल्व करो एफ एस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ आई सॉल्व दिस फॉर एफ एस आई विल गेट 685.44 न्यूटन। दिस विल बी द एफ एस वैल्यू। लेकिन यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपका। ये बीटा इज इक्वल टू 33.85 निकालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपका ये आंसर आया है एफ एस के लिए, गेट ने भी रेंज बहुत बड़ी दे रखी है। यहाँ पे जो आईआईटी ने रेंज दे रखी है, अगर आप इस रेंज में फ्रॉम एफ एस इज इक्वल टू 625 टू 750 न्यूटन, इसके बीच में कोई भी आंसर टाइप करोगे तो आपका 2 मार्क पक्का हो जाएगा, तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। तो ए आंसर इसी रेंज में फॉल है 685.44, देन यू विल गेट 2 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे बीटा लेने में आपसे गलती भी हो जाती। बीटा आपसे मान लो 33 टू 35 के बीच में कुछ भी ले लेते आप, तब भी इसी रेंज में आंसर फॉल हो जाता, और जिससे कि आपका आंसर सही आ जाता। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो स्किप नहीं करना था, या गलत भी नहीं बोलना है, डाटा मिसिंग भी नहीं बोलना है। अगर कोई बोल रहा है डाटा मिसिंग है, तो डाटा मिसिंग भी नहीं है।
यही तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है एंड बाकी सिंपल क्वेश्चन में आपको टाइम सेव करना होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट lecture we will see one more numerical on this production subject which was asked in GATE 2021. In this lecture we are going to see one previous year GATE numerical. ये क्वेश्चन आया था GATE 2021 ऑन प्रोडक्शन टॉपिक, राइट। प्रोडक्शन में ग्राइंडिंग ऑपरेशन पे आया था 2 मार्क के लिए क्वेश्चन। ये मॉर्निंग सेशन में था, फोरनून सेशन में था। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ ग्राइंडिंग ऑपरेशन ऑफ मेटल, तो ऑपरेशन कौन सा दे रखा है? ग्राइंडिंग ऑपरेशन है। इन अ ग्राइंडिंग ऑपरेशन ऑफ मेटल स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज 15 जूल पर mm क्यूब। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, लेट से उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उन्होंने दे रखा है 15 जूल पर mm क्यूब। देयरफॉर लेट अस से हियर E which is nothing but specific energy consumption, right, or also called specific cutting energy, इसको हमने दे रखा है 15 जूल पर mm क्यूब, राइट। उसके बाद इफ द ग्राइंडिंग व्हील विथ डायमीटर ऑफ 200 mm, तो यहाँ पे व्हील का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ व्हील इज 200 mm, राइट। इफ द ग्राइंडिंग व्हील विथ डायमीटर ऑफ 200 mm इज रोटेटिंग एट 300 rpm, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब क्या होता है? ये स्पीड दे रखा है कि नहीं? आरपीएम 3000 आरपीएम, इट इज अ 3000 आरपीएम, राइट। टू ऑब्टेन मटेरियल रिमोल रेट ऑफ 6000 mm क्यूब पर मिनट, तो यहाँ पे मटेरियल रिमोल रेट भी दे रखा है उन्होंने, राइट। मटेरियल रिमोल रेट ऑफ कितना है? 6000 mm क्यूब पर मिनट, mm क्यूब पर मिनट, ये उन्होंने दे रखा है मटेरियल रिमोल रेट। द टेंजेंशियल फोर्स ऑन द व्हील डैश डैश इन न्यूटन, तो उसके बाद क्वेश्चन है, तो उस व्हील पे टेंजेंशियल फोर्स इन न्यूटन कितना होगा, राइट। ये क्वेश्चन है और उन्होंने पूछा है राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर को आपके राउंड ऑफ करना है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन दे रखा है, जिसका यूनिट न्यूटन जूल पर mm क्यूब है, राइट। डायमीटर दे रखा है, स्पीड दे रखी है, मटेरियल रिमोल रेट दे रखा है, राइट। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता था जिससे कि हम इस स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी को या स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन को निकालते थे, विच इज नथिंग बट स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मटेरियल रिमोल रेट। ये हमने ग्राइंडिंग में फॉर्मूला देखा था, तो इस फॉर्मूला के बेस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन के क्वेश्चन हालांकि सिंपल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिट की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देखना होगा, राइट। यूनिट बैलेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ दिस स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन is given joule per mm cube, means this specific energy consumption is nothing but joule per mm cube. Now my dear students, joule is nothing but newton meter, joule is nothing but newton meter per mm cube, ये यूनिट, ये per mm cube सॉरी, तो ये इसका यूनिट दे रखा है, राइट। जनरली द फोर्स वी आर कैलकुलेटिंग इन न्यूटन, हियर दे हैव मेंशन्ड द फोर्स इन न्यूटन, देयरफॉर यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन लिख लिया मैंने। अगेन वेलोसिटी, वेलोसिटी वी हैव इन लेट अस से मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे इन न्यूमरेटर न्यूटन मीटर है कि नहीं, तो वेलोसिटी मेरे दोस्तों आपको मीटर पर सेकंड में लेनी होगी, तो आपको वेलोसिटी को निकालना है मीटर पर सेकंड में, राइट। अब ऊपर न्यूटन मीटर तो आ गया, लेकिन नीचे सेकंड एक्स्ट्रा आ चुका है। अब नीचे आपको mm क्यूब चाहिए, तो मटेरियल रिमोल रेट, जो मटेरियल रिमोल रेट दे रखा है वो होना चाहिए mm क्यूब पर सेकंड। यहाँ पे जैसे सेकंड कैंसिल करना था, तो आपका मटेरियल रिमोल रेट mm क्यूब पर सेकंड में होना चाहिए, तो जिससे कि सेकंड सेकंड कैंसिल करे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो ये यूनिट बैलेंस आपको देखना है, जिससे कि यहाँ पे आपका न्यूटन मीटर बन जाएगा जूल, राइट। उसके बाद सेकंड से सेकंड कट जाएगा और नीचे रह जाएगा mm क्यूब, जूल पर mm क्यूब, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर फ्रॉम दिस आई गॉट वन बेसिक आइडिया दैट if we use this specific energy in joule per mm cube, then force will come in newton, then we have to use velocity in meter per second, and this material remole rate we have to use in mm cube per second. But my dear students, in this given data, the material remole rate is given in mm cube per minute, so let us convert this material remole rate in mm cube per second. Therefore material remole rate is nothing but 6000, but this unit is nothing but meter mm cube divided by minute. Now if I divide this 60 with 60, then the unit will become mm cube per second, right. Therefore my dear students, here material remole rate is given 100, which is nothing but mm cube per second, right. Now here I will write this material remole rate we got 100 mm cube per second, and the same material rate we have to use in the calculation,
Now EFT we have to calculate, energy is given, energy is 15 joule per mm cube. So my dear students, to calculate this EFT, first of all we have to find velocity. So let us find this velocity. Right here I will proceed to find this velocity. Now my dear students, velocity is nothing but, as here diameter is given, as here for wheel diameter of wheel is given, and along with diameter the rpm is given, the speed is given. Therefore my dear students, the velocity in meter per second is nothing but, we can say pi d n upon 60. This is a basic formula of velocity. Therefore if I want to find this velocity in meter per second, then my dear students, this diameter must be in meter. We have to use this diameter in meter, and this speed we have to use in revolution per minute, and to convert this minute into second only we have divided with 60, right? Therefore whatever the answer from this formula we will get in meter per second, and for this case diameter must be in meter and the speed will be in revolution per minute. Therefore my dear students, here we can use diameter is nothing but 200 mm, which we can say 0.2 meter, right? And rpm is given 3000 rpm. Therefore v is equal to pi dn upon 60. Let us put the other values. Therefore pi, diameter is 0.2, n is nothing but 3000 divided by 60, right? Now my dear students, if I simplify for velocity, then I will get velocity is equal to, this velocity will be 31.416 meter per second, right? Now once you calculate this velocity, now my dear students, we have velocity, we have material removal rate, we have the specific energy consumption in required units. So we can calculate here EFT. So my dear students, let us concentrate on here EFT. Now let us say from this formula, that is specific energy consumption is equal to EFT into V divided by material removal rate. Now this tangential force we can say is equal to the specific energy consumption, which is also called specific cutting energy, into material removal rate divided by velocity. So let us put the values. Therefore this tangential force is equal to, the energy is given 15 into material removal rate is 100 divided by velocity we have calculated 31.416. Now if I simplify for this, then answer for this question will be equal to 47.746 Newton. This will be the answer. Now if you go back to the question, now what they are asking in the question, now the tangential force on the wheel in Newton, round off to the 2 decimal places. तो 2 decimal places तक आपको राउंड ऑफ करना है. तो दोस्तों यहाँ पे 47.75 लिख सकते हैं. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आपको पुट करना है न्यूटन में 47.75. This will be your result, that is 47.75. This will be your answer. Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical on production subject which was asked in GATE 2021. In this lecture we are going to see one previous year GATE numerical. This question was asked on production subject, that is on resistance spot welding, and this question was asked in GATE 2021 in forenoon session, that is in morning paper. Now let us understand this question. The question is, the resistance spot welding of two 1.55 mm thick metal sheets. यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, थिकनेस ऑफ मेटल शीट दे रखी है. तो अपने पास दो मेटल शीट है जिनकी थिकनेस दे रखी है 1.55. तो उनकी 1.55 mm थिकनेस है. तो उन दो शीट को आपको कनेक्ट करना है रजिस्टर्स स्पॉट वेल्डिंग से. उसके बाद थिक मेटल शीट इज परफॉर्म्ड यूजिंग वेल्डिंग करंट ऑफ. नाउ इज परफॉर्म्ड मींस किसकी मदद से हम कर रहे हैं, विथ वेल्डिंग करंट ऑफ 10,000 एम्पियर फॉर 0.25 सेकंड. तो हमने इनपुट क्या दे दिया, यहाँ पे करंट आई दे दिया, करंट दैट इज 10,000 एम्पियर करंट इनपुट दे दिया. कितने टाइम के लिए, तो 0.25 सेकंड के लिए, राइट. इतना करंट इनपुट दे दिया. नाउ द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एट द इंटरफेस ऑफ द मेटल शीट इज 0.0001 ओहम. तो वहां पे जो हमने इनपुट करंट दे दिया, वहां पे जो कॉन्टैक्टिंग रेजिस्टेंस होगा वो दे रखा है 0.0001 ओहम. नाउ आफ्टर दैट द वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट फॉर्म आफ्टर वेल्डिंग इज 70 mm क्यूब. तो वहां पे वेल्ड नगेट का जो वॉल्यूम मिला है आपको, यहाँ पे लिखा है उन्होंने, तो वेल्ड नगेट का जो वॉल्यूम मिला है आफ्टर वेल्डिंग, तो वो वॉल्यूम मिला है आपको 70 mm क्यूब, 70 mm क्यूब, राइट. देन considering the heat required to melt, unit volume of a metal is 12 जूल पर mm क्यूब. अब यहाँ पे जो वॉल्यूम बना है वेल्ड नगेट का, उसमें से 1 mm क्यूब वॉल्यूम अगर मेल्ट करना है तो आपको हीट चाहिए 12 जूल.
that means heat per unit volume is 12 joule per mm cube. Therefore here Q is nothing but 12 joule per mm cube. इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको 1 mm क्यूब, सॉरी यहाँ पे यूनिट होगा mm क्यूब, यहाँ पे आपको 1 mm क्यूब का वॉल्यूम मेल्ट करना है तो आपको 12 जूल की हीट इनपुट देनी या 12 जूल की हीट रिक्वायर्ड है, राइट, ये इसका मीनिंग है ना। उसके बाद द थर्मल इफिशियंसी ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इन परसेंटेज इज राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो उन्होंने थर्मल इफिशियंसी पूछा है, इफिशियंसी इन परसेंटेज एंड 1 डेसिमल प्लेस तक आपको आपके आंसर को राउंड ऑफ करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो वॉल्यूम बना है, इस वॉल्यूम को आपको मेल्ट करना है एंड इस वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए आपको हीट कितनी चाहिए, 12 जूल पर mm क्यूब। इसका मतलब आपका आउटपुट क्या है, इस वॉल्यूम को मेल्ट करना, यह आपका आउटपुट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हीट आउटपुट, कैन आई से हीट आउटपुट, अगर इस जूल पर mm क्यूब को मैं mm क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा जूल। तो जो आपका हीट आउटपुट रिक्वायरमेंट है आपकी, वो होगा Q इंटू वी, विच इज नथिंग बट 12 इंटू 70। अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आपको मिलेगा 840 जूल, राइट। कितनी आपको हीट आउटपुट में चाहिए इस वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए, राइट। अब इस वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए आपने इनपुट क्या दिया दोस्तों, इनपुट दिया आपने करंट। ये जो करंट है 10,000 एम्पियर का फॉर 0.25 सेकंड विथ रेजिस्टेंस ऑफ 0.001, इतना करंट दे दिया इनपुट। तो इस करंट के कारण माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका इनपुट हीट होगा, जो आपने इनपुट हीट दे दी, वो क्या होगी, करंट के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी, ये होती है हीट, ये तो हमें सबको मालूम है एज पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देयरफॉर हीट इनपुट विल बी आई स्क्वायर आर टी इफ इट इज अ करंट। तो इसको इनपुट करंट को निकालो, तो 10,000 का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस है 0.0001 इंटू कितने टाइम के लिए, 0.25 सेकंड के लिए, राइट। तो जो आपका हीट इनपुट मिलता है इससे, जो आपने करंट इनपुट दे दिया, वो आपको मिलेगा 2500 जूल, राइट। ये अगर आपने आई का फॉर्मूला एम्पियर में रखा, टाइम सेकंड में रखा, रजिस्टेंस ओम में रखा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो जूल में मिलेगा, राइट। आपने हीट आउटपुट कितना चाहिए वो निकाला, हीट इनपुट कितना दिया वो निकाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा इफिशियंसी किसी भी सिस्टम की क्या होती है, इफिशियंसी हमेशा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होती है कि नहीं। देयरफॉर इफिशियंसी इज ऑलवेज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो आपका आउटपुट है हीट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इज हीट इनपुट, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, हीट आउटपुट है आपकी 840, सॉरी आपकी हीट आउटपुट है 840 डिवाइड बाय हीट इनपुट थी आपकी 2500। तो अगर ये फ्रैक्शन निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 0.336। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने परसेंटेज में पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में जब पूछा गया है तो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर इन परसेंटेज, दे आर आस्किंग इन परसेंटेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी आंसर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसका परसेंटेज क्या आएगा, 33.6%, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स, इफ यू टाइप 33.3% देन यू विल गेट फुल मार्क्स। तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज लिख के आया है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होता है 33.6 फॉर गेटिंग फुल 2 मार्क्स। Thank you my dear students. In next lecture we will see one more numerical on production topic which was asked in GATE 2021. In this lecture we are going to see one previous year GATE numerical. This question was asked in GATE 2021 on machine tool. That is, this is one of the topic from production engineering. Therefore I can say this question is from production engineering and the question was asked for only 1 mark because this is a straightforward theoretical question. Now the question is, in a modern CNC machine tool the backlash has been eliminated by. Now here उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो किसी भी मशीन टूल में, मॉडर्न सीएनसी मशीन टूल हो या कोई भी अदर हो, तो बैकलैश एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो सीएनसी मशीन टूल में दोस्तों बैकलैश एलिमिनेट करने के लिए बॉल स्क्रू यूज करते हैं हम, बॉल स्क्रू, राइट। ये डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको रिमेंबर करना है इस क्वेश्चन को, राइट। तो बैकलैश हैज बीन एलिमिनेटेड बाय यूजिंग बॉल स्क्रू। तो लेट अस से रैचेशन पिनियन, तो ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन सी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, गलत होगा। ऑप्शन डी रैक एंड पिनियन, गलत होगा। ऑप्शन बी प्रीलोडेड बॉल स्क्रू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इफ यू सेलेक्ट एनी अदर ऑप्शन यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो -1/3 नेगेटिव मार्किंग है।
तो आपके 0.33 मार्क्स कम हो जाएंगे फाइनल रिजल्ट में से। अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम और एक क्वेश्चन देखेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो आया था गेट 2021 में। In this lecture we are going to see one previous year gate numerical. This question was asked in gate 2021, means this is the latest year gate question, and basically this question was asked on production engineering and on surface roughness topic. Now my dear students, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नाउ हियर कंसीडर द सरफेस रफनेस प्रोफाइल एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आपको सरफेस रफनेस प्रोफाइल दे रखा है। वाई एक्सिस पे उन्होंने दे रखा है सरफेस रफनेस हाइट इन माइक्रोमीटर, एंड यहाँ पे लेंथ है, राइट, लेंथ पैरामीटर दे रखा है। नाउ क्वेश्चन इज द सेंटर लाइन एवरेज रफनेस आर ए इन माइक्रोमीटर। सेंटर लाइन से हमें एवरेज लेना है। नाउ सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रफनेस आर ए इन माइक्रोमीटर of the measured length L is, for this complete measured length L, what will be the RA, right, center line average in micrometer, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट चॉइस को टिक करना है, एंड इस प्रकार के क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग होता है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने मेट्रोलॉजी के सरफेस रफनेस टॉपिक में एक फॉर्मूला पढ़ा था, सर, सेंटर लाइन एवरेज सरफेस रफनेस इज नथिंग बट 1/L इंटीग्रेशन 0 to L mod of y of x dx, mod of y of x dx, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला का सिंप्लीफाइड वर्जन बन जाता है आर ए इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ mod of y i, राइट। नाउ जहां पे इस फॉर्मूला में ये आर ए होगा सेंटर लाइन एवरेज रफनेस, एन होगा नंबर ऑफ रफनेस हाइट, कितनी वैल्यू आपके पास रफनेस की हाइट की है, एंड वाई आई, राइट, वाई आई इज ए वर्टिकल हाइट, वाई विल बी द वर्टिकल हाइट, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि y1 होगा +1, y3 भी होगा +1, तो जैसे कि यहाँ पे y1 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू +1, डायग्राम में देख सकते हो आप, राइट। अगेन y2 है -1, y4 भी है -1, तो इसका मतलब y2 इज इक्वल टू y4 इज इक्वल टू -1, राइट। लेकिन दोस्तों जब हमें समेशन लेना है तब मॉड ऑफ वाई आई का लेना है। मॉड का मतलब क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब मॉड ऑफ y1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ y2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ y3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ y4। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है जो कि है 1, राइट, मैग्नीट्यूड होगा उन सबका 1। तो इस मॉड की समेशन लेनी है, और ऐसी कितनी वैल्यू है अपने पास? 1 2 3 4 वाई है ना, तो ऐसी 4 वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर ए इज इक्वल टू 1/n इज नथिंग बट 4। समेशन का मतलब इन सबकी एडिशन करनी है, तो y मॉड ऑफ y1 प्लस मॉड ऑफ y2 प्लस मॉड ऑफ y3 प्लस मॉड ऑफ y4, इसी का मतलब होता है समेशन। तो सबकी समेशन मतलब मॉड ऑफ y1 इज 1 प्लस मॉड ऑफ y2 इज 1 प्लस मॉड ऑफ y3 इज 1 प्लस मॉड ऑफ y4 is also 1, right? Therefore it will become 4/4, therefore it is equal to 1, right? Therefore answer for this question will be 1. If you look at the option you will find that option D is the correct choice, right? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी 1। Now my dear students, for the same question we have one more alternate way to find the answer. Now let us check this alternate way. I will think that the alternate way will be the simpler one. Now my dear students, the alternate way is nothing but the average roughness RA is nothing but summation of all areas above as well as below the line divided by total length. Right? This is a formula to find the center line average roughness. Now my dear students, above this line the areas are now here. For this y1, can I say it is L/4 into 1? This area, this red color area, this area above the line as well as above the line this area, right? That is y3 into L/4, as well as below the line there are two blue color areas like this. This is the area below the line, and we have to add all these areas. But my dear students, here I am considering area, don't take negative area. We have to take positive area only. This is also positive, this is also positive, right? Don't take negative area. यहाँ पे आपको negative area नहीं लेना है, जैसे कि समेशन कर रही है एरिया की, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे इस केस में, राइट। तो ये कितना होगा? 1 into L/4।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 इंटू एल बाई फोर, वैसे ही यहाँ पे 1 इंटू एल बाई फोर, वैसे ही यहाँ पे 1 इंटू एल बाई फोर, वैसे ही यहाँ पे 1 इंटू एल बाई फोर। तो 1 इंटू एल बाई फोर के 4 एरिया है, तो 4 इंटू 1 इंटू एल बाई फोर, राइट। देखो टोटल लेंथ इज एल। देखो एल बाई फोर प्लस एल बाई फोर प्लस एल बाई फोर प्लस एल बाई फोर, तो 4 बार एल बाई फोर, तो टोटल लेंथ कितनी हुई एल। तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 बाई फोर चला आएगा, जो कि बन जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। Thank you, dear students. In next lecture, we will see one more numerical from production engineering, which was asked in GATE 2021. In this lecture, we are going to see one previous year GATE numerical, which was asked on ENC machine, and basically this question is asked in GATE 2021. मीन्स ये इसी साल का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि प्रोडक्शन टॉपिक के ENC मशीन पे आया था। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द XY टेबल ऑफ ENC मशीन टूल इज टू मूव फ्रॉम P1,1 टू Q51,1। तो देखो आपके पास एक XY टेबल है, तो यहाँ पे मैं XY टेबल ले रहा हूँ, लेट से Y एक्सिस एंड X एक्सिस। तो हमने ये XY टेबल ले लिया, तो ये XY टेबल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, पहले P11 पे था, राइट। तो P पहले मार्क करेंगे, ये 1, ये 1, Y कोऑर्डिनेट 1, X कोऑर्डिनेट 1, तो पॉइंट P हमने मार्क किया, राइट। ये पॉइंट P11 पे था, राइट। पहला होता है X कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है Y कोऑर्डिनेट। तो बाद में चला गया Q पे 51,1 पे, राइट। मतलब उसका Y का जो Q का कोऑर्डिनेट है वो X कोऑर्डिनेट 51 है एंड Y कोऑर्डिनेट फिर से 1 ही है, राइट। तो पॉइंट Q पे चला गया, जिसकी कोऑर्डिनेट है 51,1। तो दोस्तों यहाँ पे P से लेकर Q पे चला गया है, तो P से लेकर Q पे जाने के लिए टोटल X डायरेक्शन में उसने कितनी लेंथ ट्रेवल की, कहने से इट इज अ 50 यूनिट्स, राइट। तो P से Q तक उसने 50 यूनिट्स लेंथ ट्रेवल की, राइट। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को। द XY टेबल ऑफ ENC मशीन टूल इज टू मूव फ्रॉम P11 टू Q51,1, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर इन mm। तो ये mm में है, तो ये 50 mm उसने ट्रेवल किया है, राइट, अलोंग X डायरेक्शन। द पिच ऑफ ENC ड्राइव लीड स्क्रू इज 1 mm। अब उसमें जो ENC ड्राइव में जो लीड स्क्रू दे रखा है, उसका पिच दे रखा है उन्होंने 1 mm। ENC ड्राइव में जो लीड स्क्रू होगा उसका पिच दे रखा है उन्होंने 1 mm, राइट। इफ द बैकलैश बिटवीन द लीड स्क्रू एंड द नट इज 1.8 डिग्री। अब लीड स्क्रू में एंड नट में बैकलैश भी दे रखा है उन्होंने, राइट। बैकलैश हियर दे हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ बैकलैश बिटवीन नट एंड लीड स्क्रू, राइट, which is nothing but backlash is nothing but they have given 1.8 degree. After that, then the total backlash of the table on moving from P to Q। अब P से Q जाने के लिए टोटल बैकलैश इन mm कितना होगा, राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट से दोस्तों, अब यहाँ पे आपको P से Q तक जाना है, तो मोटर लगेगी। तो आपके पास एक मोटर है, राइट, आपके पास एक मोटर है। अब दोस्तों इस मोटर में अगर आपने एक पल्स दे दिया, आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको मालूम है, ENC टॉपिक आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, राइट। अगर इस मोटर में मैंने एक पल्स दे दिया, तो इसका बैकलैश कितना दे रखा है, बैकलैश दे रखा है 1.8, राइट। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक पल्स दे दिया तो ये कितना रोटेट करेगा, राइट। रोटेशन इन वन पल्स विल बी 1.8 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, 1.8 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है, वन पल्स इस मोटर को दे दिया तो बैकलैश 1.8 दे रखा है, इसका मतलब है तो एक पल्स में 1.8 डिवाइड बाय 360 डिग्री रोटेट करेगा। एंड दोस्तों इसी मोटर को उन्होंने लीड स्क्रू ज्वाइन किया है, तो ये आपका बन गया लीड स्क्रू, राइट, ये बन गया आपका लीड स्क्रू। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ये 1.8 बाय 360 डिग्री रोटेट हो रहा है एक पल्स में, तो ये लीड स्क्रू भी तो 1.8 डिवाइड बाय 360 डिग्री रोटेट करेगा इन वन पल्स, राइट। लीड स्क्रू का भी रोटेशन उतना ही होगा। एंड इस लीड स्क्रू का पिच दे रखा है 1 mm, लीड स्क्रू का पिच दे रखा है 1 mm, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका बेसिक लेंथ यूनिट होगा, इसका बेसिक लेंथ यूनिट होगा, वो क्या होता है, बेसिक लेंथ यूनिट इज नथिंग बट इन वन पल्स द नंबर ऑफ रोटेशंस, दैट इज नंबर ऑफ रोटेशंस इन वन पल्स इज 1.8 डिवाइड बाय 360 डिग्री। In one pulse, the number of rotation, that is 1.8 divided by 360 degree for this question into pitch. Pitch is nothing but 1, right? एक पल्स में कितने रोटेशन हो रहे हैं लीड स्क्रू के इनटू पिच, इट इज, इसी को हम बोलते हैं बेसिक लेंथ यूनिट, राइट।
तो बेसिक लेंथ यूनिट अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा 1.8 डिवाइड बाय 360 डिग्री। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो बेसिक लेंथ यूनिट मिल जाएगा आपका 0.005 mm। दिस विल बी योर बेसिक लेंथ यूनिट, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे एक रोटेशन में इतना बेसिक लेंथ यूनिट मिल रहा है आपको, राइट, पिच के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे 50 mm ट्रेवल करने के लिए बैकलैश कितना होगा? तो 50 mm ट्रेवल करने के लिए बैकलैश कितना होगा? तो बेसिक लेंथ यूनिट को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। जो क्वेश्चन में है द टोटल बैकलैश फॉर द टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम P टू Q। अब P से Q जाने के लिए 50 mm ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस 50 mm ट्रेवल करने के लिए टोटल बैकलैश कितना होगा? तो बैकलैश फॉर 50 mm विल बी इक्वल टू 50 इंटू बेसिक लेंथ यूनिट, राइट। देयरफॉर ये बन जाएगा 50 इंटू 0.005, ये आंसर आ जाएगा 0.25। तो दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 0.25 mm पुट करना है। देन योर आंसर इज 0.25 mm। Thank you, dear students. In next lecture, we will see one more numerical which was asked on the production subject in GATE 2021. In this lecture, we are going to see one question from generatrix and directrix from the production engineering. This question was asked in GATE 2021. Now, let us understand this question. Here, in a machining operation, if the cutting tool traces the workpiece such that the directrix is perpendicular to the plane of जनरेट्रिक्स, यहाँ पे डबल छपा है ये, तो प्लेन ऑफ डबल डबल छपा है, राइट, उसको डिलीट कर दो, राइट। नाउ सच दैट डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ जनरेट्रिक्स एज शोन इन फिगर, द सरफेस जनरेटेड इज। तो पहले जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है समझ लो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जनरेट्रिक्स का मतलब एंड डायरेक्ट्रिक्स का मतलब, माय डियर स्टूडेंट्स, जो लेटेस्ट से आपके पास ड्रिल बिट है, तो ड्रिल बिट क्या होता है? जब कट करना होता है मटेरियल तो गोल 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 घूमता है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है उसके जनरेट्रिक्स। एंड उसके साथ हम कटिंग टूल को फीड भी तो देते हैं ना, तो फीड का मोशन होता है डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो दोस्तों जब भी अपने पास वाइल डूइंग ड्रिलिंग, लेट अस से ड्रिलिंग का ही एग्जांपल समझ लो, ये ड्रिलिंग का ही ऑपरेशन है। ड्रिलिंग के केस में ड्रिलिंग करते समय आपका कटिंग मोशन होगा, एक आपका कटिंग मोशन होगा, राइट, जिस मोशन के दौरान कट होगा, एक्चुअल मटेरियल कट होगा। अब ये होता है सर्कुलर, कटिंग मोशन होता है सर्कुलर, राइट। उसके बाद आपका फीड मोशन भी होगा, ड्रिल बिट के लिए आपका फीड मोशन भी होगा, जिससे कि नीचे नीचे चला जाए ड्रिल बिट, राइट। ये होता है एक्सियल, ये होता है एक्सियल फीड मोशन, राइट। तो कटिंग मोशन होता है सर्कुलर, ऐसे गोल 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 घूमता है ड्रिल बिट। अब ये गोल गोल घूमते समय जो मटेरियल कट करता है उसी को हम बोलते हैं जनरेट्रिक्स, राइट जी। एंड फीड मोशन, अब मटेरियल कट करते समय हमें टूल को नीचे नीचे भी लेके जाना होता है ऐसे, राइट। अब इस नीचे के डायरेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स डी, राइट। तो दोस्तों जो सरफेस जनरेट होगा, तो यही से देख लो, अब ये जनरेट्रिक्स उन्होंने गोल दे रखा है, राइट। अब ये गोल सरफेस को ही आगे लेके जाना है, ऐसे इस गोल गोल सरफेस को ही आगे लेके जाना है, फीड देना है। तो जो सरफेस बन रहा है सिलेंडर बन रहा है कि नहीं दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, दैट इज सिलेंड्रिकल, राइट। थोड़ा सा 3D में भी समझ लो, अगर 3D में समझना है, अगर 2D में समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेट्स से एक 3D ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसमें मुझे एक्चुअल में ड्रिल करना है, राइट। लेट्स से ऐसे कुछ मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट ले लिया जिसमें मुझे एक्चुअल कंडीशन में ड्रिल करना है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर से ड्रिल करेंगे। अब ड्रिल करना है तो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, राइट। अब ये जो ड्रिल बिट गोल गोल घूमेगा, ये ड्रिल बिट का डायरेक्शन है, गोल गोल घूम रहा है ड्रिल बिट, तो ये बन गया आपका जनरेट्रिक्स, जनरेट्रिक्स यहाँ पे स्पेलिंग लिखा है, राइट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ उस टूल को गोल गोल घुमाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सर्कुलर मोशन देने से काम नहीं चलेगा, उसको नीचे नीचे भी लेके जाना पड़ेगा ना, उसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं फीड। मतलब ये जो गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हो गया आपका कटिंग मोशन। एंड जो नीचे नीचे लेके जाओगे आप टूल को, नीचे प्रेस करोगे ना, तभी तो नीचे नीचे का मटेरियल कट होगा। अब उस मोशन को हम बोलते हैं फीड। तो इसी सर्कल को नीचे नीचे भी लेके जाना होता है आपको, राइट। तो नीचे भी ऐसे ही एक सर्कल बनेगा, बराबर है कि नहीं? तो ये शेप कौन सा बना, एक सिलेंडर का शेप बना कि नहीं दोस्तों? एक सिलेंडर का शेप है, तो इससे जो प्रोफाइल कट होगा, सरफेस जनरेटेड इज सिलेंड्रिकल। Therefore, for this question, option B is the correct choice. Thank you, dear students.